हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा जीएफआर 180 लीटर्स पर डे है, मतलब पर डे हमारी किडनी 180 लीटर्स इतना फ्लूइड फिल्टर करे। ठीक है, अभी ये पूरा ही फ्लूइड अगर यूरिन में एक्सक्रीट हो गया तो हमारा बॉडी वाटर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हमारी बॉडी यूरिन को कंसंट्रेट कर रही है जिससे कि वाटर कंजर्व हो जाए। ठीक है, हाँ, तो अभी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है उसकी ऑस्मोलारिटी है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। लेकिन अगर हमारा यूरिन कंसनट्रेटेड है तो उसकी ऑस्मोलारिटी 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये जो यूरिन की ऑस्मोलारिटी है ये डिपेंड कर रही है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक है हमारा वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी और दूसरा है हमारा एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है इसमें कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन जो है वो बेसिकली होता है हमारा एडीएच से, और एडीएच का एक्शन है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद यूरिन का कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन नहीं होता, तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है जो एडीएच कर रहा है इसकी वजह से ही हमारा यूरिन कंसनट्रेटेड बनेगा या डाइल्यूट बनेगा। तो जैसे हमने डिस्कस किया कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन का पर्पस क्या होता है। मेन पर्पस है कि हमारे बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलारिटी एंड बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम दोनों को मेंटेन करना। यूरिन की ऑस्मोलारिटी, लोएस्ट ऑस्मोलारिटी मतलब एकदम डाइल्यूट यूरिन हुआ तो उसकी ऑस्मोलारिटी 30 मिली ऑस्मोल्स पर केजी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हुआ तो 1400 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर हो सकती है। और लीस्ट वॉल्यूम यूरिन का हमारा 0.5 लीटर, मतलब 0.5 लीटर्स पर डे यूरिन हमें एक्सक्रीट करना ही पड़ेगा अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करनी है, और हाईएस्ट 13 to 14 हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल यूरिन वॉल्यूम एक्सक्रीशन है 1 to 1.5 लीटर्स पर डे, वो डिपेंड कर रहा है वाटर इनटेक के ऊपर। तो जैसे हमने बताया कि डाइल्यूट यूरिन कब होगा, जब एडीएच का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है तो क्या होगा, एडीएच कम हो सिक्रीट होगा। एडीएच कम होगा तो एडीएच की एक्शन नहीं होगी। एडीएच की एक्शन क्या है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना। वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, और वाटर एक्सक्रीट हो रहा है तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा। और कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना, तो कंसनट्रेटेड यूरिन कब बनेगा, जब हमारे बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलारिटी बढ़ गई है या बॉडी वाटर कम हो गया है। ऑस्मोलारिटी बढ़ जाना या वाटर कम होना, दोनों सिचुएशन में यूरिन कंसनट्रेटेड बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। एक है हमारा मेड्यूलरी ग्रेडियंट, क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है हमारा एडीएच। तो स्टार्ट कर रहे हैं मेड्यूलरी ग्रेडियंट से। मेड्यूलरी ग्रेडियंट मतलब क्या, ये हमारा जैसे कॉर्टेक्स है, ये आउटर मेड्यूला है, ये इनर मेड्यूला है। तो जो कॉर्टेक्स का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलारिटी हमारी होगी 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, आउटर मेड्यूला की भी 300 ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। जब हम इनर मेड्यूला तक पहुंचेंगे तो ये ऑस्मोलारिटी हो जाएगी 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई है कॉर्टेक्स के कंपैरिजन में। तो ये ग्रेजुअली जो ऑस्मोलारिटी बढ़ रही है 300 से लेकर के 1200 तक, इसी को कहते हैं मेड्यूलरी ग्रेडियंट। और ये ग्रेडियंट हमें चाहिए यूरिन कंसनट्रेटेड बनाने के लिए। कैसे, हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये मेड्यूलरी ग्रेडियंट डेवलप और मेंटेन कैसे होगा। हमारी जो किडनी है इसके अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है। तो क्वेश्चन हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म का भी पूछ सकते हैं, और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें हेल्प कर रही है फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेड्यूलरी ग्रेडियंट, मेड्यूलरी ग्रेडियंट को बनाने में और उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो इनर मेड्यूला है यहाँ पे ये हाईली कंसनट्रेटेड है, ये वाला। ठीक है ना, जिसकी ऑस्मोलारिटी ज़्यादा है, जिसे हाइपर ऑस्मोलर भी कहते हैं, और इसका इंपॉर्टेंट रोल है यूरिन को कंसनट्रेट करने में। तो जैसे हमने एडीएच का बताया, एडीएच हमारा सिक्रीट हो रहा है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस में से, और जब हमारे प्लाज्मा की ऑस्मोलारिटी बढ़ेगी तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस में है उसका श्रिंकेज होगा और एडीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा। और एडीएच का सिक्रीशन बढ़ने का दूसरा फैक्टर है कि ईसीएफ वॉल्यूम डिक्रीज होना। ऑस्मोलारिटी बढ़ना या वॉल्यूम कम होना, दोनों में एडीएच सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी ये जो एडीएच है वो आएगा हमारा यहाँ पे V2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा, और ये एडीएच क्या कर रहा है, साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करके प्रोटीन काइनेज यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, और इसकी वजह से एक्वापोरिन चैनल्स जो वाटर चैनल्स होते हैं ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और वाटर चैनल्स ओपन होंगे तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, अंदर जाएगा। हाँ, एक्वापोरिन चैनल्स हमारे 1, 2, 3 जो है वो किडनी में होते हैं, 4 ब्रेन में, और सलाइवरी ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड में एक्वापोरिन 5 चैनल्स होते हैं।
सेकेंड है मेड्यूलरी ग्रेडियंट। तो मेड्यूलरी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए हमारी काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काउंटर करंट सिस्टम होता क्या है, ये हमारा यू शेप का ट्यूब्यूल है जो हमारा लूप ऑफ हेनले में होता है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये जो फ्लूइड है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है, दो लिम्स के अंदर। और ये जो काउंटर करंट सिस्टम है इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक है हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो बन रहा है लूप ऑफ हेनले से, और दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंजर जो बना रहा है वाजा रेक्टा। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर जिसे लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। तो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे ऐसे, ये हमारा यू शेप का ट्यूब्यूल है, ठीक है, और लूप ऑफ हेनले जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगा। इसका काम क्या है, ये हमारे मेड्यूलरी ग्रेडियंट को क्रिएट करेगा। देखो यहाँ ऑस्मोलारिटी कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये मेड्यूलरी ग्रेडियंट को क्रिएट करेगा और उसकी ऑस्मोलारिटी ज़्यादा रखेगा, ठीक है। और ये लूप ऑफ हेनले हमारे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, उसकी लंबी लूप ऑफ हेनले होती है। तो इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर में, क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग लूप ऑफ हेनले जो मेड्यूला तक जाएगी, ठीक है। हाँ, अभी जो हाई ऑस्मोलारिटी है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, ये मेंटेन कैसे होगी, सबसे पहला जो एक्शन है वो हो रहा है हमारे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, जहाँ पे सोडियम 2 क्लोराइड पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा जो हमने डिस्कस किया आगे, ठीक है। तो ये सोडियम और क्लोराइड अंदर चला गया कहाँ, इंटरस्टिशियम में, इसकी वजह से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलारिटी बढ़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ से वो इंटरस्टिशियम में चला गया सोडियम क्लोराइड जो हमने डिस्कस किया, फिर वहाँ से वो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे है लाइक दिस, और ये पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ये रिपीटेडली सोडियम क्लोराइड जा रहा है वापस आ रहा है वापस आ रहा है लाइक दिस, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगा, ये यहाँ पे ही सर्कुलेट करता है। ये सोडियम क्लोराइड भी तो आएंगे ना यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में से, ठीक है। तो ये भी ऐड होते जा रहे हैं, तो ग्रेजुअली ये जो इफेक्ट है ना ये मल्टीप्लाई होती जा रही है, यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है और यहाँ से नए ऐड हो रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इसके साथ साथ और फैक्टर्स भी हैं जो हाइपर ऑस्मोलारिटी मेड्यूलरी ग्रेडियंट की मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आ रहा है, एक है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट जो है ना मेड्यूलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, इसमें से भी सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा जो भी मेड्यूला की ऑस्मोलारिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूरिया, जो यूरिया हमारा फिल्ट्रेशन होकर के आ रहा है, ठीक है। इसमें से 50% तो प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, ये सब जो है वो इम्परमिएबल टू यूरिया है। तो जो भी यूरिया आ रहा है वो पूरा यहाँ तक जाएगा। इसके बाद जो हमारा मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से ये अगेन वापस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में चला जाएगा, वहाँ से फिर थिन लूप ऑफ हेनले में से वहाँ से वापस रीसर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो जो फ्लूइड मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है उसके अंदर यूरिया का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये यूरिया वापस से इंटरस्टिशियम में जाएगा, वहाँ से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाएगा, ठीक है। तो वो भी रीसर्कुलेट होता ही रहेगा, ठीक है। ये यूरिया जो रीसर्कुलेट होता है उसकी वजह से 50% हाइपर ऑस्मोलारिटी मेड्यूलरी ग्रेडियंट की मेंटेन होगी, ठीक है। और ये जो यूरिया का ट्रांसपोर्ट है ये हो रहा है यूरिया ट्रांसपोर्टर 1 और 3 से, और ये भी एक्टिवेट होते हैं हमारे एडीएच से। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा को काउंटर करंट एक्सचेंजर भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये जो मेड्यूलरी ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करना, ठीक है। वाजा रेक्टा भी हमारे यू शेप की ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पे, जो होती है हेयरपिन बैंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले उसके आजू बाजू, ठीक है। वाजा रेक्टा का क्या रोल है मेड्यूलरी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्ब हो रहा है हमारे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में से, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ रहा है, ठीक है। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आने के बाद ये वाजा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, देखो ये हमारे लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। और वाजा रेक्टा में उल्टा होता है, इट इज़ लाइक दिस, वाजा रेक्टा का ये डिसेंडिंग है ये असेंडिंग है, ठीक है। तो इसके असेंडिंग में से वाजा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाजा रेक्टा में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो बहुत स्लोली फ्लो करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वाजा रेक्टा के जब असेंडिंग लिम्ब में वो पहुँचेगा, ठीक है, देखो जैसे यहाँ वाजा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है, मैं एक बार दूसरे डायग्राम में बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। वाजा रेक्टा का ये उल्टा है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्ब हो रहा है वो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा के अंदर यहाँ से, फिर वो वापस हो करके असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा में आएगा।
फिर वहाँ यहाँ ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी तो वापस से ये इंटरस्टिशियम में जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है वो बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वाजा रेक्टा है ना हमारा, वो सोडियम क्लोराइड को रिटेन करने में हेल्प करेगा। तो ये जो है इसे कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजेस। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है यूरिया। यूरिया की रिसाइकलिंग भी वाजा रेक्टा में हो रही है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के साथ साथ, जैसे सोडियम क्लोराइड आ रहा है इसके डिसेंडिंग लिम्ब में, साथ साथ में यूरिया भी आएगा। यूरिया भी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के अंदर ही रहेगा। तो सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया ये दोनों जो है वो अंदर ही रहेंगे, वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे, वो बाहर नहीं जा रहा है, और इसीलिए वाजा रेक्टा को कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजेस। अभी एडीएच का रोल, जैसे हमने बताया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, वो डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। पर इसको भी मेड्यूलरी ग्रेडियंट चाहिए अगर वाटर को उसका एक्वापोरिन चैनल के थ्रू पास करना है। तो ये जो मेड्यूलरी ग्रेडियंट है वो क्रिएट हो गया हमारे काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंजर की वजह से, और इसकी वजह से एडीएच अपना काम ईजिली करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एडीएच का रोल। काउंटर करंट सिस्टम डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ काउंटर करंट सिस्टम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।